वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 384 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और टेस्ट नंबर 1 से 384 तक पहुंच सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक। तो पहला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कब शुरू किया गया था? योजनाओं की जो सन है वो पूछ ली जाती है, उसका ईयर पूछ लिया जाता है। आरओ में भी पूछता है और पीसीएस में भी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वर्ष 2015 की योजना है। ये है इसका आंसर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तीनों मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सीआरपीसी की किस धारा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर में सूचना दर्ज की जाती है? धारा 154, 155, 156, 157। एफआईआर दर्ज की जाती है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और जानकारी जो है किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित होनी चाहिए। इसे लिखित या मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन के प्रमुख को दिया जाना चाहिए, और इसे मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, मतलब जो लिखवा रहा है। और इसके मुख्य बिंदुओं को एक दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आरओ आरओ की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीसीपीएनडीटी जो एक्ट है वो, उसकी स्थापना कब हुई थी, कब अधिनियमित किया गया था वो? पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी जन्म से पहले बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो गैर कानूनी अपराध है, और ये हुआ था 1994 में। पीसीपीएनडीटी एक्ट है 1994 का। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। हिंदी में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 को 20 सितंबर 1994 को अधिनियमित किया गया। कन्या भ्रूण हत्या के लिए भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था? ये इंपॉर्टेंट चारों चार्टर हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन 3 चार्टर से बनते हैं। 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, और 1793 का भी एक चार्टर है। एक एक चार्टर के बीच में 20-20 वर्ष का गैप है। बहुत पूछे गए इनसे प्रश्न। और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा किस चार्टर एक्ट के तहत तैयार किया गया? ये किया गया 1833 का चार्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1833 का चार्टर या चार्टर एक्ट 1833 औद्योगिक क्रांति के कारण ग्रेट ब्रिटेन में हुए महान परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था, और इस अधिनियम या इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। उसके बाद आया 1853 का चार्टर, तो इसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक तत्व गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? ये 1986 में अधिनियमित किया गया था। डी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक तत्व गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया। यह उत्तर प्रदेश राज्य में संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों को रोकने में एक शक्तिशाली अधिनियम है। इसका विधायी उद्देश्य गैंगस्टरवाद के खतरे से निपटना और सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यवस्था सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किस नेता की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है? इनमें से देखिए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की जयंती। बी है इसका आंसर। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा डिवीजन पश्चिम बंगाल में हुआ था।
और वह एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिनकी उद्दंड देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया और उनकी जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष का चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर 8 करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? मतलब ये कुछ ऐसी करंट है जो यूपीपीसीएस में भी और यूपीपीएससी आरओ में भी 4 से 5 वर्ष पुरानी जो योजनाओं से रिलेटेड होती है वो एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, उनके वर्ष पूछ लेता। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम फरवरी 2018 में शुरू किया गया। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज कवर्स में सर्जरी, चिकित्सा, दैनिक उपचार, दवाओं तथा निदान की लागत शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? और ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है, ठीक है, और ये है मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सप्रेस वे पूछ रहा, हाईवे नहीं। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, जिसे यशवंत राव चौहान एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा निर्मित भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस वे मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कुल 95 किलोमीटर लंबा है ये। 10वां प्रश्न है, पहली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रेल व्हील फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। पहली वंदे भारत ट्रेन, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसका निर्माण किया गया। वर्तमान में भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है ये। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है। 11 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सौर संयंत्र किस क्षेत्र में मौजूद हैं? पूर्वांचल क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, इन दोनों में, यानी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सौर संयंत्र शामिल है बुंदेलखंड क्षेत्र, और बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के भी जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के भी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के 6 जिलों में यानी छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और पन्ना में लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ है। और राज्य में उत्पादित कुल सौर ऊर्जा लगभग 60% हिस्सा, कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% हिस्सा यानी यूपी में, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक सौर संयंत्रों की संख्या में देखा गया है। 12 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? किस क्षेत्र में इसको आयोजित किया गया? यह आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित किया गया और यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर, अजय निम्नलिखित में से किस दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे या नवीकरणीय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी एक वार्षिक कार्यक्रम है, दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना और इस दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी मनाई जाती है यानी 20 अगस्त को। नंबर 14, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल शीतकालीन आवास है।
15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस जिले में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण राज्य में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के पर्यटन भवन में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम का अग्रणी लाभार्थी है? आयुष्मान भारत कार्यक्रम जिसको 2018 में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश इसका अग्रणी लाभार्थी है। देखिए, 100 मिलियन से अधिक परिवारों के पास कम से कम एक आयुष्मान कार्ड है और उत्तर प्रदेश 46 मिलियन के साथ लाभार्थियों की संख्या में अग्रणी है। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश जिसमें 37 मिलियन लाभार्थी, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ में 20 मिलियन, महाराष्ट्र में 19 मिलियन लाभार्थी। तो दूसरे स्थान पर हो गया मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को नहीं प्रदान किया गया है? 2023 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। 2022 में भी 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था। 2023 में सम्मानित होने वाले 3 वैज्ञानिक पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल हुइलियर। एलन एस्पेक्ट नहीं है, इनको 2022 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बी है इसका आंसर। देखिए, भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया। उनके नाम है एनी एल हुइलियर, फेरेंक क्राउज, पियरे एगोस्टिनी। और एलन एस्पेक्ट को वर्ष 2022 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो अन्य 2 वैज्ञानिक थे वो थे जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर, इनके साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस उपन्यास को बुकर प्राइज या बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किस उपन्यास को मिला बुकर पुरस्कार? तो प्रश्न पूछने का तरीका, उपन्यास का नाम लेके पूछ लेगा और उसका लेखक कुछ भी पूछ सकता है। वेस्टर्न लेन, द वी स्टिंग, स्टडी फॉर ओबीडियंस या पैगंबर गीत। ये जो तीनों उपन्यास हैं शॉर्टलिस्ट किए गए थे लेकिन जीत नहीं पाए। जीता कौन? पैगंबर गीत या पैगंबर सॉन्ग। ठीक है, पॉल लिंच का ये उपन्यास है, लेखक का नाम भी याद रखिएगा। और वेस्टर्न लेन ये उपन्यास है चेतना मारू का। तो पैगंबर गीत या इंग्लिश में है ये प्रॉफिट सॉन्ग, हिंदी में इसका जो अनुवाद बनता है वो बनता है पैगंबर गीत। प्रॉफिट पैगंबर और सॉन्ग गीत हो रहा है यहाँ पर। या इस तरह से आ सकता है, पैगंबर सॉन्ग लिखा सकता है, या देवनागरी में ही प्रॉफिट सॉन्ग लिखा सकता है। और पॉल लिंच लेखक का नाम है, उपन्यास का नाम है पैगंबर सॉन्ग या प्रॉफिट सॉन्ग। वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार मिला इसको। पॉल लिंच एक आयरिश लेखक हैं और बुकर पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी भाषी दुनिया का एक प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, भारत की कौन सी आर्द्रभूमि अपने राज्य के साथ सही सम्मिलित नहीं है? वर्तमान में 75 आर्द्रभूमि है, संख्या याद रखिएगा। चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और कांजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सारे के सारे तमिलनाडु, कोई एक तमिलनाडु में नहीं होगा फिर। रंगनाथिट्टू तमिलनाडु का नहीं है, कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, एक वेटलैंड साइट। तो यही आंसर है, यही सुमेलित है, गैर सुमेलित है। तो वर्तमान में भारत में 75 आर्द्रभूमि स्थल हैं। चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है, और कांजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। मतलब ये तो करेक्ट है, ऊपर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है ये, वर्ष 2022 तक किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन रहा? पिछले 50 वर्षों में कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर है, तो कजाकिस्तान इसका आंसर है। दूसरे स्थान पर है कनाडा और तीसरे स्थान पर 2022 तक नामीबिया और चौथे स्थान पर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया। तो विगत 50 वर्षों से अधिक कजाकिस्तान यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक रहा। कजाकिस्तान में दुनिया के यूरेनियम भंडार का 12% है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।